तो आपको बुला रहे हैं जल्दी से, जाके हम लोग क्लास स्टार्ट करें अपनी। स्काइप पे कोई मैसेज वगैरह टाइप लिख देंगे भैया आप, तो जल्दी से क्लास ज्वाइन करें ताकि हम क्लास स्टार्ट करें अपनी जल्दी से। चलें, जब तक बाकी आते रहेंगे हम लोग फिर लैब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अब जो हमें अब जो हमें बेसिकली लैब करनी है वो बेसिकली लैब नंबर 12 है आपकी, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयरिंग भी कर दूँ ताकि स्क्रीन में आपको नज़र भी आता रहे। और स्क्रीन में हमारी लैब नंबर 12 भी रही, लैब नंबर 12 शेयर। सही है, नज़र आ रहा है सबको? प्लीज़ चैट विंडो के अंदर मुझे बता दें कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। चैट विंडो के अंदर ठीक है, फिर नज़र आ रहा है, ओके। ठीक है भाई, अब इस लैब का अगर टाइटल देखें तो इस लैब का टाइटल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर एंड इट्स रिस्पॉन्स। कैस्केड एम्पलीफायर अभी कुछ प्रीवियस लैब जो हमने पढ़ी है वो क्या है, कैस्केड एम्पलीफायर ही पढ़ी है। कैस्केड एम्पलीफायर के अंदर हम लोगों ने देख लिया कि भाई मेरे पास आइडियल एम्पलीफायर की 3 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। 3 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स में कौन कौन सी है कि मुझे आर इन बहुत ज़्यादा चाहिए, मुझे गेन बहुत ज़्यादा चाहिए, मुझे आर आउट बहुत कम चाहिए। इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को मैं एक सिंगल यूनिट के जरिए पूरा नहीं कर पा रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों अलग 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 रिक्वायरमेंट्स के लिए मैंने तीनों अलग अलग चीज़ें यूज़ की। पहले वाले में मैंने यूज़ किया मॉसफेट। मॉसफेट को मैंने यूज़ किया कॉमन सोर्स के अंदर। वो मुझे एक हाई अमाउंट ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड स्टेज में मैंने यूज़ किया एक ट्रांजिस्टर, मॉसफेट यूज़ नहीं किया, एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया। उसको मैंने यूज़ किया कॉमन इमिटर में। कॉमन इमिटर का मेरे पास जो मकसद है वो ये है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा गेन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो फाइनली मैंने यूज़ किया वो मैंने यूज़ किया अगेन एक ट्रांजिस्टर। वो मैंने यूज़ किया कॉमन कलेक्टर में। और उसको यूज़ करने का मकसद ये था कि मुझे अब आर आउट कम चाहिए। साथ साथ हमने देखा कि वो एक बफर की तरह काम कर रहा है। बफर की तरह काम इसलिए कर रहा है ताकि मेरे पास वोल्टेज के अंदर मजीद कोई एम्पलीफिकेशन ना आ पाए, जितनी आनी थी वो पहले आ चुकी। सही। साथ ही साथ हमने देखा कि भाई मुख्तलिफ कैपेसिटर्स वगैरह भी लगे हुए ताकि कपलिंग से हम लोग कर सकें और AC और DC आपस में मिक्स ना हो जाए वगैरह वगैरह। हम लोगों ने चीज़ें जो हैं ये सारी प्रीवियस लैब के अंदर हम लोगों ने बखूबी देख ली। अब आज की लैब जो है ना, इस तरह की लैब आप लोग पहले भी कर चुके हैं। किस तरीके से कर चुके हैं, मैं अगर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो ये ग्राफ आप लोगों को याद है, ये ग्राफ जो यहाँ बना हुआ है ये वाला, इस तरह का ग्राफ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली आपके एम्पलीफायर का या आपके सर्किट का एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है या एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि मेरे पास जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो गेन या जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। नॉट टाइम बट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मेरा यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है, जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज माय मैग्नीट्यूड, जो कि मेरे पास डेसिबल्स के अंदर आ रहा है, जिसको हम शो करते हैं डीबीज में। सही है। तो इस तरह का ग्राफ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं।
ईसीडी लैब के कोर्स के अंदर हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भाई यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम शो की हुई है, यहाँ पर जो इनपुट साइनोसाइडल वेव हम लोग दे रहे हैं इसको फंक्शन जनरेटर की मदद से, उस फंक्शन जनरेटर की मदद से जो वेव दे रहे हैं उसकी ऑब्वियस सी बात है वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्योंकि मेरे पास सारे के सारे कैपेसिटेंस को अफेक्ट करती है। अगर और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, एक्स सी 1/2 पाई एफ सी। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है 10 हर्ट्ज 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज, तो एक्स सी जो है वो बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? और एक्स सी किस में होता है? ओम्स में होता है। तो अगर एक चीज बहुत ज्यादा है तो वो एज अ ओपन पार्ट एक्ट करेगी, तो आगे सिग्नल पहुंचेगा नहीं, सारा का सिग्नल वहीं ड्रॉप हो जाएगा। अगर वाइस वर्सा केस है तो उस वक्त मेरे पास हल मतलब काम नहीं होगा। तो हमने ये बात देखी थी कि यार मेरे पास जो इनपुट वेव, जो इनपुट साइनोसाइडल वेव हमने अप्लाई की हुई है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने हद से ज्यादा कम कर दी तब भी सिस्टम के अंदर गेन नहीं आ पाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी मैंने हद से ज्यादा इंक्रीज कर दी तब भी सिस्टम का गेन नहीं आ पाएगा। सिस्टम का जो ऑप्टिमम या मैक्सिमम गेन आ रहा है, जो उसकी बैंडविड्थ है, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज में रहते हुए काम कर रही होती है, जहां पे फ्रीक्वेंसी रेंज स्टार्ट हो रही है f1 से और फ्रीक्वेंसी रेंज एंड कर रही है f2 पे। इसका मतलब ये है कि f1 और f2 के दरमियान जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी, इन फ्रीक्वेंसीज पर मेरे पास सिस्टम का गेन, वोल्टेज गेन जो आ रहा है मेरा, वो बेहतरीन आ रहा होगा, मतलब बहुत अच्छा आ रहा होगा। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी f1 से कम कर दी साइन वेव की फंक्शन जनरेटर से, तो गेन मेरे पास एकदम से नीचे गिर जाएगा। और वाइस वर्सा केस, अगर मैंने वापस f2 से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तब भी सिस्टम के अंदर काम सही नहीं होगा, तब भी मेरे पास गेन खराब आ रहा होगा। और इसके सारी रीजनिंग हमने ये देखी थी कि मेरे पास जो कैपेसिटर्स की कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्स सी, कैपेसिटर्स की कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्स सी, वो क्या होती है? 1/j ओमेगा सी। ओमेगा क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एफ। इसका मतलब ये है कि एक्स सी जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स रिलेशन में, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्स सी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्स सी बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि एक दरमियानी वैल्यू रहे फ्रीक्वेंसी की, ताकि गेन मेरे पास बेहतरीन आता रहे। आगे बात समझ? अच्छा, अब इसमें यही चीज इसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है पूरी। इसने क्या कहा कि भाई अगर आप इसको हार्डवेयर में परफॉर्म करते हैं, a cascade amplifier has many benefits as a cascode. A cascade is basically a differential amplifier with one input grounded and the other side of the real input has no load. It can also be seen as common character followed by common base. अच्छा, अब थोड़ा सा वापस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। प्रीवियस जो हमने लैब की थी उसके अंदर एक मॉसफेट था, 2 ट्रांजिस्टर्स थे, बट अब 2 ट्रांजिस्टर ही लगे हुए इसके अंदर। इधर देखें, एक ट्रांजिस्टर ये रहा Q1, एक ट्रांजिस्टर ये रहा Q2। सही। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर आप Q1 यूज कर रहे हो तो Q1 को आप यूज करोगे एज अ कॉमन कलेक्टर, और Q2 को आप यूज करोगे एज अ कॉमन बेस। कॉमन कलेक्टर क्या करता है? कॉमन कलेक्टर जो है वो बेसिकली वोल्टेज गेन तो इसका 1 है, बट इसका आर आउट जो है वो कम होता है। और कॉमन बेस जो है, कॉमन बेस का भी कुछ ऐसा ही काम होता है, इसका वोल्टेज गेन जो है वो ज्यादा होता है बट आर आउट इसका कम होता है। तो वही 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, बट अब वो 3 रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर रहे हैं यूजिंग ओनली 2 बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, जहां पर ये R1 और R4 मेरे पास बाइसिंग रेजिस्टर्स हैं, R1 R4। R2 मेरे पास जो है वो है अपना करेक्टर RC, और ये R4 जो है मेरे पास RE, ये C3 और C5 मेरे पास बाईपास कैपेसिटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ये मेरे पास आउटपुट है, आउटपुट लोड लगा हुआ है 10 किलो ओम्स का, आउटपुट कैपेसिटेंस लगी हुई है 0.01 माइक्रोफैराड्स की। C4 और C1 बेसिकली हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ है, दीज आर बेसिकली अपना जो AC और DC को कपलिंग के लिए प्रिवेंट कर रहे होते हैं, दीज आर बेसिकली कपलिंग कैपेसिटर्स। तो ये सारी वही चीजें जो हम लोग पहले पढ़ते हैं, सभी वही चीजें। तो अब करना ही है आपको कि इस तरह का काम आप लोग सिमिलिंग पे, मैटलैब पे, मल्टीसिम पे भी कर, बार बार मैटलैब कह रहा हूँ, मल्टीसिम पे भी हम कर चुके हैं।
जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं और इसका आउटपुट रिस्पॉन्स एनालाइज कर रहे हैं। तो आज की लैब में, इस लैब नंबर 12 का जो थ्योरी थी वो ये थी कि इसकी माइक्स बंद कर लें आपने। इसकी थ्योरी एज इट इज वही है कि मेरे पास अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से मेरे पास जितने कैपेसिटर्स हैं वो एज अ ओपन सर्किट एक्ट करेंगे। जो वोल्टेज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वो कभी भी आगे पहुंच नहीं पाएगा। अगर वोल्टेज आगे नहीं पहुंचेगा तो क्या खाक एम्पलीफाई होगा, और एम्पलीफाई नहीं होगा तो उसके बाद कोई गेन भी नहीं आया होगा। भाई माइक्स प्लीज अपने थोड़े से म्यूट कर लें, थोड़े नहीं मतलब पूरे म्यूट कर लें। किसका माइक म्यूट नहीं है? सही है। और अगर हमने ये देखा कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो मेरे पास ये पाथ डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट शॉर्ट हो गया तब भी मसला होगा। तो हमें डायरेक्ट शॉर्ट भी नहीं करना, हमें डायरेक्ट ओपन भी नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्ट और डायरेक्ट ओपन दीज आर बेसिकली टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, और इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे मेरा रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आता। मेरा रिजल्ट जब अच्छा आता है जब मेरे पास एक्स सी जो है ना, दैट इज सम सर्टेन वैल्यू दैट इज इन द मिडिल रेंज, जहां पर मैं वोल्टेज भी ड्रॉप कर रहा हूँ साथ साथ वोल्टेज को आगे भी पहुंचा रहा हूँ। सही। तो यही हमें काम आज के लैब में करना है कि हमें ये टेबल आपके सामने गिवन है, ये देखें। यहाँ पर आपने कैस्केड एम्पलीफायर की इनपुट फ्रीक्वेंसी को स्टार्ट करना है, वेरी करना। 10 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 800 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज, 10000 हर्ट्ज। इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी के 10 वैल्यूज ले ली। आपने आउटपुट वोल्टेज देख लिया अभी कितना आ रहा है, और साथ साथ इनपुट वोल्टेज तो आपको पता ही है, साइन इनपुट वोल्टेज। यहाँ से आपने गेन निकाल लिया। तो आपने जब गेन निकाल लिया तो ये आप देखेंगे कि मेरे पास जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तब भी गेन नहीं आ रहा, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तब भी मेरे पास गेन नहीं आ रहा। हाँ, एक सर्टन बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ क्या होती है? हायर फ्रीक्वेंसी F2 माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी F1। एक सर्टन बैंडविड्थ के अंदर मेरे पास गेन जो है ना नियरली कांस्टेंट है। तो जिस बैंडविड्थ के अंदर गेन सर्टेनली कांस्टेंट आ रहा होता है वो मेरे पास वो रेंज है जहां पर मेरा एम्पलीफायर परफेक्टली काम कर रहा होता है। तो दिस लैब इज एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल सी लैब है। अच्छा, अब आ जाए पोस्ट लैब टास्क पे। पोस्ट लैब टास्क आप लोग करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें है व्हाट इज मेंट बाय कैस्केडिंग। कैस्केडिंग बताना है क्या होता है। व्हाट इज द ओवरऑल गेन ऑफ द टू स्टेज एम्पलीफायर। ओवरऑल गेन निकालना है, इसकी डेरिवेशन आप लोग कर लीजिएगा। What is the disadvantage of directly coupled cascade that is not having। अच्छा, डायरेक्टली कपल्ड कैस्केड का मतलब ये कि आपने कोई कैपेसिटर नहीं लगाया तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। तो कोई कैपेसिटर नहीं लगाने का मतलब है कि आपने ये बराबर है उस सिनेरियो के जब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी बहुत कम की हुई है, तो गेन ही नहीं आएगा। और इसके अलावा एंड का सवाल ये कि राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर। तो ये 4 सवाल है और ये मल्टी सिम पे ऊपर वाला टास्क करना है। इस तरीके से आपकी लैब नंबर 12 जो है वो इख्तिताम पे पहुंच जाएगी और लैब नंबर 12 आपकी हो जाएगी। तो इतनी सिंपल सी लैब थी आपकी। अब कोई सवाल हैं तो आपके पूछ लें मुझसे चैट बॉक्स में। सर कोई सिमुलेशन नहीं आएगी पेपर में। यासिर जस्ट सिमुलेशन पेपर में आएगी, बट वो बहुत ही कोई सिंपल सी होगी। जैसे फर्स्ट करें, मैंने आपको बता दिया भाई ट्रांजिस्टर एज अ करंट एम्पलीफायर, या फिर इस तरीके से मैं आपको कह दूंगा भाई ट्रांजिस्टर एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर यूज करें। तो कैसे करेंगे आप? तो थोड़ी बहुत सिमुलेशन आपको एक सर्किट सा बनाना आना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होगा आपके पास। तो डायरेक्ट रिसोर्सेज भी ओपन है। तो अब समझ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। किसी का और कोई सवाल है?
बहुत ही सिंपल सी लैब थी, लैब नंबर 11 लैब नंबर 12 दोनों बहुत लैब सिंपल सी हैं, मल्टी सिम पे परफॉर्म होनी है। और डायरेक्ट सर्किट्स दिए हुए हैं, आपको इम्प्लीमेंट करना है। लैब 11 का टास्क समझा दिया, लैब 12 का टास्क समझा दिया, पोस्ट लैब वगैरह सब कुछ जो है जमा होनी चाहिए। लैब्स का टाइम मैं 2 मई तक एक्सटेंड कर रहा हूँ, 2 मई तक आप जमा करवा सकते हैं। बट होगा इस तरीके से कि लैब एग्जाम से पहले पहले ही जमा करवा सकते होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो है वो लैब एग्जाम के बाद भी जमा हो रहा है। लैब एग्जाम अगर 2 बजे है तो 2 बजे तक आपकी डेडलाइन होगी लैब मैनुअल्स की। क्या पूछ रहे हैं बिस्मा सर? लैब LMS पर लैब का गलत फोल्डर सबमिट हो गया है सर, वो चेंज नहीं हो सकता क्या? हाँ, एक और चीज़ ये कि आपका भी सवाल था इसके अलावा जो एक और सवाल मुझे, तो सवाल तो खैर नहीं, क्वेरी थी मेरे ख्याल से, जो ट्विन सिस्टर्स हैं क्लास में आपकी, उन्होंने उनकी भी कुछ लैब का इशू हो गया था, तो उसको भी हम देख लेंगे किस तरीके से कैटर करना है। उन्होंने मुझसे कहा तो था करने को, मगर मेरे जहन में ये था, बट अभी आपने सवाल किया तो मुझे याद आया। तो मैं ये कि मैं इसको इनेबल कर दूंगा ताकि अगर आप गलत सबमिट करवा दिया आपने तो फिर जो है उसको आप ठीक कर सकें। दिस ब्रिंग्स की हमारे पास बस एक लैब रह गई है, हमारी आखिरी लैब, लैब नंबर 13। वो जो है वो इंशाल्लाह हम कल कंप्लीट करके हमारी लैब सारी खत्म हो जाएंगी और 13 की 13 लैब्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। लैब्स आपकी 30 मार्क्स की हैं। आपका लैब एग्जाम जो है वो 30 मार्क्स का है और लैब प्रोजेक्ट जो CEP जो दिया हुआ है आपको वो 40 मार्क्स का है। CEP की तैयारी अच्छे से करनी है। CEP में कोई डामाडोल नहीं चलेगा, कोई डंडी नहीं मारेगा। मैं वाइवा जब लूंगा तो मुझे मालूम हो जाएगा किसने काम किया किसने नहीं किया। और वाइवा के दौरान सबका मौजूद होना लाजमी है। ऐसा नहीं, और जो जो वाइवा के अंदर मौजूद नहीं होगा उसमें होगा इस तरीके से कि आप लोग जो है ना, अगर नहीं आएंगे तो मैं आके नंबर नहीं दूंगा वाइवा के, क्योंकि वाइवा के सबसे ज्यादा नंबर है। सही, तो आप लोगों को वाइवा के अंदर लाजमी आना है। ऐसा नहीं कि आप लोग वाइवा नहीं दे और ऐसे चले आए। प्रोजेक्ट डेडलाइन असदुल्ला आप जो है उस LMS पे चेक कर ले, मेरे ख्याल से कल तक की है या आज तक की है, मुझे सही तरह याद नहीं है। बस ये कि आज कल में ही है और ये एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि ये पूरा सेमेस्टर चलता आ रहा है, इसको मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता। कल तक की है, फैजान ने कंफर्म कर दिया कि कल तक की ले आना। तो ये फैजान इसमें आप देख लीजिएगा, लैब मैंने करवा दिया, आप यहाँ से लेट आ जाए थोड़ा। तो इसमें वही काम करना है जो कैस्केड अब करना, ये है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालना है कैस्केड एम्पलीफायर का। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बेसिकली होता है कि आप ये चेक करें कि सिस्टम का गेन किस तरीके से इनपुट साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करना है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखी हुई है इनपुट साइन वेव की, और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रखी हुई है तब भी सिस्टम काम नहीं करता। तो हमें फ्रीक्वेंसी को एक दरमियानी वैल्यू रखनी पड़ती है। सही है, तो मेरे पास इस तरीके से एक ग्राफ बनता है जिसको हम, ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। सही, तो यही चीज़ आपको वापस प्लॉट करनी है अपने पास। और फिर एंड में आपके पास कुछ वो दिए हुए सवाल दिए हुए, कोर्स लैब के सवाल है वो आपको सॉल्व करने हैं। ये बहुत सिंपल सवाल है, आपको आराम से एक्सप्लेन कर भी दिए आपको और आपको टर्न ऑफ कर दिया अपनी वीडियो बंद कर दें या सिर्फ और माइक भी बंद कर दें अपने। सही, तो बस ये है कि आज की लैब इतनी सी थी, बस अब ये लैब मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आप लोग जाके अपने जो भी असाइनमेंट्स वगैरह हैं या जो भी लैब्स है वो कंप्लीट करें और उसको जमा करवाएं। और फिर ये है कि इसको जमा करवा के मैं चेक करना स्टार्ट करता हूँ लैब। ठीक है भाई, तो बस ये आज इतनी सी लैब थी जो करवानी थी, 2 लैब्स। चैट पे पूछ रहे हैं, ओके थैंक यू। ठीक है, अटेंडेंस आप लोगों ने दे दी अपनी, और कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।